गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ चुके थे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वांट्स ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ता है वो भी हम लोग पढ़ चुके थे, क्योंकि मोलर मास हमारा गलत आ जाता है और उस केस में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करना सीखे थे। जब सोल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, डिसोसिएशन के केस में अलग, एसोसिएशन के केस में अलग हम लोग, तो वो सब हम लोग कर चुके थे। तो आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स इस टॉपिक पे करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन हम लोग अलग से किए थे, अब उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। देन हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कि हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन था। क्लियर? तो आइए हम लोग पहले कुछ प्रॉब्लम्स को करते हैं। क्वेश्चन है आपका 0.004 मोलर K2SO4 is isotonic with 0.1 molar glucose at equilibrium. What is the apparent degree of dissociation of K2SO4? चलिए देखिए क्या हुआ है। 0.004 मोलर K2SO4 is isotonic with 0.1 मोलर ग्लूकोज। मतलब K2SO4 का जो सोल्यूशन है वो ग्लूकोज के सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है, और आइसोटोनिक के बारे में हम लोग पढ़ रखे थे कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं कि पाई ऑफ K2SO4, पाई दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ K2SO4 विल बी इक्वल टू पाई ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। इट विल बी बेसिकली इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज होगा हमारा। क्लियर? ये गिवन पार्ट है। K2SO4 का मोलैरिटी आपको दिया हुआ है, तो मोलैरिटी ऑफ बेसिकली K2SO4 इट इज 0.004 and is isotonic with glucose and molarity of glucose is 0.1। अब देखिए K2SO4 आपको तो ये दिख रहा है कि आपका ये सॉल्ट है, ठीक है। एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, पॉजिटिव निगेटिव दोनों रेडिकल के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा सॉल्ट होगा हमारा। तो K2SO4 सॉल्ट हो गया। सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसमें वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जबकि ग्लूकोज क्या हो गया आपका, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरली हमारे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं करता है। उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कभी भी डिसोसिएशन शो नहीं करेगा। दैट मीन्स इसमें हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बट K2SO4 में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम लोग अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ K2SO4 लिखने की कोशिश करें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ K2SO4 विल बी, आई को तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे, तो आई इंटू हमारा क्या होता है CRT, दैट विल बी C इंटू R इंटू T। द कंसंट्रेशन विल बी मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ K2SO4। क्लियर? दिस विल बी द पाई ऑफ K2SO4। एंड अगर हम लोग पाई लिखना चाहें साथ में ग्लूकोज का भी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, इसमें तो आई को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स इट विल बी सिंपली इक्वल टू CRT। यहाँ पे C हो गया ग्लूकोज का, यहाँ पे C हो गया K2SO4 का। क्लियर? और ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। दैट मीन्स I इंटू कंसंट्रेशन ऑफ K2SO4 इंटू R इंटू T विल बी इक्वल टू, इधर में कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इंटू R इंटू T। तो RT से R और T क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर? देन यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ गया कि I इंटू कंसंट्रेशन ऑफ K2SO4 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? क्लियर? अब पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे, तो I इंटू कंसंट्रेशन ऑफ K2SO4 इज 0.004, इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज 0.01, तो 0.01। नाउ तो I विल बी इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.004। तो इधर से ये इसको हटाएंगे, इधर से इसको हटाएंगे ये, तो 4 2 जा 8, 2.5। तो डैट इज I का वैल्यू आ गया बेसिकली हमारे लिए कितना, 2.5। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, I का एक्सप्रेशन K2SO4 के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जब I का एक्सप्रेशन हम लोग K2SO4 के लिए लिखेंगे, तो K2SO4 विल ब्रेक इनटू बेसिकली 2K प्लस SO4 2 माइनस, क्योंकि इधर वाला उठ करके इधर में चला आएगा, इस ओवरऑल पे जो होगा चार्ज पे, फिर इसका ओवरऑल पे इतना चार्ज होगा वो आगे उठ करके 1 चला गया, और इसके नीचे जो होगा सो चार्ज पे। आपको बता चुके हैं। मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद है तो वैसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली I का एक्सप्रेशन। अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो हम लोग निकाल लेते हैं। मैं इस केस में निकाल ही रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट पुट करोगे। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका एक कंसंट्रेशन, इसका कुछ भी नहीं होगा। टाइम t इक्वल्स टू t पे इसमें से मान लीजिए x हमारा डिसोसिएट हो चुका, तो 1 मोल से 2 मोल, तो x मोल से 2x मोल, 1 मोल से 1 मोल, तो x मोल से x मोल।
I will be equal to moles left after dissociation a minus x 2x और x, तो a minus x plus x, तो minus x plus x कैंसिल, बच जाएगा a plus 2x, तो it will be simply a plus 2s divided by initial mole that is a. Now alpha is moles dissociated upon initial moles, moles कितना नो डिसोसिएट करवाएं x डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल लिए कितना थे a, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a अल्फा. बार बार हम लोग कर चुके हैं इस चीज़ को, तो बार बार अच्छे से रिपीट करने की जरूरत नहीं है. तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो a प्लस 2a अल्फा डिवाइडेड बाई a, तो a को कॉमन हम लोग कर देंगे, तो 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई a से a हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो i का वैल्यू आ गया 1 प्लस 2 अल्फा. सो i इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, और यहाँ से हम लोग i का वैल्यू भी निकाले दैट इज 2.5, और तो i का वैल्यू 2.5 इक्वेट कर देंगे, अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा. दैट मीन्स 2 अल्फा विल बी इक्वल टू 2.5 माइनस 1 उधर चला गया, एंड अल्फा विल बी इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई बेसिकली 2, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज बेसिकली 0.75. तो अल्फा 0.75, तो परसेंटेज अल्फा अगर निकाले तो 75%. यही तो हमारा था कि K2SO4 कितना डिसोसिएट करेगा. आई हुआ समझ में? तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा. सिंपल सा था, आपको सिर्फ यही डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा डिसोसिएट करेगा, मतलब किस केस में हम लोग आई को कंसीडर करेंगे और किस केस में आई को कंसीडर नहीं करेंगे. बाकी प्रॉब्लम आसान है, आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हो. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये चैप्टर काफ़ी आसान है, इसका प्रॉब्लम्स भी आसान होता है, बशर्ते आप उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ो और क्वेश्चन जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसको आप एक बार खुद से फिर से प्रैक्टिस करो, एंड देन जो असाइनमेंट्स है उसको सॉल्व कीजिए. बाकी ये चैप्टर काफ़ी इजी है, इसका क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होता है, इसका क्वेश्चन छूटता नहीं है. कंडीशन यही दो है कि सिंसियरली पहले इसको टॉपिक को आप स्टडी कीजिए, जो न्यूमेरिकल करवाते हैं उधर तो आप खुद से करो ही, बाद में भी जो क्वेश्चन है उसको दूसरे कॉपी में लिख करके खुद से उसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए, और जो डाउट्स है उसको पूछो. ये सब क्वेश्चन ये सब चैप्टर इजी चैप्टर है. इन सब को जब अच्छे से आप कमांड नहीं करोगे तो ये आपकी वीक पॉइंट है, क्योंकि इन सब चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आएगा तो वो छूटना कोई हाल में नहीं चाहिए. एग्जामिनेशन में 100% सॉल्व होना चाहिए और करेक्ट सॉल्व होना चाहिए. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, क्वेश्चन है आपका द डिग्री ऑफ dissociation of calcium nitrate in a dilute aqueous solution containing aqueous solution containing 7 gram of salt per 100 gram of water, containing 7 gram of salt per 100 gram of water at 100 degrees Celsius is 70%. At 100 degrees Celsius is 70%. ठीक है. If the vapor pressure of water is 760 mm of Hg at 100%, calculate the vapor pressure of solution. If the vapor pressure of water is 760 mm of Hg, that is 1 atm, at 100 degrees Celsius, then calculate the vapor pressure of solution. Calculate the vapor pressure of solution. चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका
इफ द द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट देखने से ही पता चल गया आपका, फिर से सॉल्ट है, एक आपका मेटल भी इधर मतलब एसिडिक रेडिकल वाला है, एक हमारा बेसिक रेडिकल वाला, मतलब ये हमारा फिर से सॉल्ट है, डिसोसिएट करेगा मतलब इलेक्ट्रोलाइट हो गया सॉल्यूट। इन अ डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सॉल्ट, मतलब मास ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है और वो सॉल्ट यही है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। मास ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस इज बेसिकली 7 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, दैट इज 100 ग्राम, टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, इज 70%, तो परसेंटेज अल्फा दिया हुआ है 70, क्लियर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। इधर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब P0H2O, वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 760 mm ऑफ Hg। देन हम लोग को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है। नाउ पहले तो आपको दिख ही जाना चाहिए कि आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इस केस में हम लोग I को कंसीडर करेंगे। वेपर प्रेशर वाला इस केस में दिया हुआ है, तो हम लोग का कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर वाला है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। उसका एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, दैट इज P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0, इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यही होता है। लेकिन जब हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा जिसमें वन टॉ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, इट विल बी I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्लियर ना। पहले तो हम लोग को अल्फा दिया हुआ है, तो वहाँ से I का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, क्योंकि P0 इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, PS कैलकुलेट करना है, P0 दिया हुआ है, I पता नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे ये दिया ही हुआ है, इसका अल्फा दिया हुआ है, तो I कैलकुलेट कर लेंगे और मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है। तो पहले वो दोनों पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन में वैल्यू में पुट कर देंगे। पहले तो हम लोग I का ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इट इज़ बेसिकली CaNO3 होल ट्वाइस। नाउ कैल्शियम के नीचे में 1 है तो ये इधर में आ जाएगा, इट विल बी कैल्शियम, चार्ज के लिए यहाँ पे 2 है तो +2, ये हमारा आगे में आ जाएगा, मतलब 2NO3, चार्ज के लिए यहाँ पे 1 था तो -1, क्लियर। नाउ टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका A मोल, इसका कुछ भी नहीं, इसका टाइम t इक्वल्स टू t पे A माइनस x मोल डिसोसिएट किया, तो 1 मोल से 1 मोल तो x मोल से भी x मोल, 1 मोल से 2 मोल तो x मोल से 2x मोल। I का वैल्यू लिख सकते हैं A माइनस x प्लस x, तो प्लस x माइनस x कैंसिल, मतलब सिंपली A प्लस 2x डिवाइडेड बाई A, दैट मीन्स अब x को हम लोग अल्फा के टर्म्स में चेंज कर देंगे। अल्फा इज मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू A अल्फा। नाउ पुट कर देंगे तो A प्लस 2A अल्फा, पिछला ही वाला केस आ गया, डिवाइडेड बाई A कॉमन कर देंगे तो 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई A से A कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा। नाउ परसेंटेज अल्फा इज 70, तो यहाँ से हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 70 अपॉन 100, दैट मीन्स 0.7 आ गया, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो दैट इज़ 1 प्लस 2 इंटू 0.7, 2 इंटू 0.7 दैट इज़ 1.4, और यहाँ पे और 1 तो दैट मीन्स 2.4, तो I का वैल्यू हमारा आ गया 2.4। पुट करेंगे, एक टर्म और हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, it will always be equal to mole of solute divided by mole of solute plus mole of solvent। now mole of solute भी पता नहीं है ना mole of solvent पता है, पहले तो दोनों को वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आपका आसान है। now mole of solute, तो मोल ऑफ सोल्यूट हम लोग कोशिश करते हैं निकालने का, तो मोल सोल्यूट है बेसिकली आपका इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज CaNO3 होल ट्वाइस, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज बेसिकली 7 ग्राम में है, तब तो ठीक ही है। कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो CaNO3 होल ट्वाइस, तो कैल्शियम का हो गया 40, नाइट्रोजन 2 हो गया तो 14 टू जा 28, ऑक्सीजन 3 टू जा 6, तो 16 इंटू 6 96, इट विल बी इक्वल टू 164, राइट। 40 नाइट्रोजन 2 96
दैट इज़ बेसिकली कितना हो गया हमारा 164। तो इस केस में हमारा 164 आ गया, तो डिवाइडेड बाई 164, तो डिवाइडेड बाई 164 ये हो गया मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। सिमिलरली मोल ऑफ वाटर भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो मोल ऑफ वाटर विल बी वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर इज 100 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है, मोलर वेट वाटर का 18। क्लियर? तो इस केस में हम लोग पुट कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज 7/164 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारा हो गया 7/164 प्लस 100/18, तो दैट इज़ 100/18, मतलब ये 5 के अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये हमारा 1 मतलब यहाँ लगभग 160 है और ऊपर में कितना हमारा 8 के अप्रॉक्स, तो हमारा काफ़ी कम आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग 0 कुछ करके आ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये काफ़ी कम है, तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इट विल बी 7/164 डिवाइडेड बाई सिंपली 100/18। इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। और ऐसे भी नहीं तो क्वेश्चन में ही आपको डाइल्यूट दिया हुआ है, मतलब सोल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इट विल बी 7 डिवाइडेड बाई 164 इंटू 18 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, पुट कर देते हैं सब कुछ का वैल्यू, दैट इज पी नॉट। पी नॉट इज बेसिकली 760 माइनस पी एस इज नॉट नोन, अगेन पी नॉट दैट इज 760, इट विल बी इक्वल टू आई का वैल्यू 2.4, दैट इज 2.4 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज 7/164 इंटू 18/100। क्लियर? नाउ सिंपल है, अब तो आसानी से पी एस सॉल्व हो जाएगा, दैट इज 760 माइनस पी एस विल बी इक्वल टू, ये भी उधर ही चला जाएगा, तो 2.4 इंटू 7 इंटू 18 इंटू 760 डिवाइडेड बाई 164 इंटू 100। क्लियर? और पी एस को अगर उधर हम लोग भेज दें तो बाकी सारा टर्म इधर में आ जाएगा, तो पी एस विल बी इक्वल टू 760 माइनस ऑफ दिस मच ऑल 2.4 इंटू 7 इंटू 18 इंटू 760 डिवाइडेड बाई 164 इंटू 100। तो यहाँ से पी एस कैलकुलेट हो जाएगा उतना mm ऑफ एच जी। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये प्रॉब्लम आसान था, इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। तो इसका प्रॉब्लम सारा आसान है, बस इस टाइप से सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। क्लियर है? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। (72.5 ग्राम ऑफ फिनॉल is dissolved in 1 kg of solvent जिस सॉल्वेंट का KF दिया हुआ है 14,
which leads to dimerization of phenol which leads to dimerization of phenol and freezing point is lowered by 7 Kelvin. Freezing point is lowered by 7 Kelvin. What is the percentage dimerization of phenol? What is the percentage dimerization of phenol? (72.5 gram of phenol is dissolved in 1 kg of solvent. That means mass of phenol is given, that is 72.5 gram. ठीक है, is dissolved in 1 kg of solvent, मतलब mass of any solvent is given, that is 1 kg. हम लोग को जिसका KF का वैल्यू सॉल्वेंट का दिया हुआ है आपका, KF इज इक्वल टू 14. ठीक है, विच लीड्स टू डाइमराइजेशन ऑफ फिनॉल. डाइमर, मोनोमर मतलब सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करना. डाइमर मतलब डाई मतलब दो, मतलब दो कंबाइन करके एक फॉर्म में एग्जिस्ट करना है. ट्राइमर मतलब तीन कंबाइन करके एक फॉर्म में एग्जिस्ट करना है. जैसे ए, इट इज सिंपली मोनोमर. ए एक अकेला है, बट A2 दैट मीन्स दो ए यहाँ पे साथ में कंबाइंड है बॉन्ड के थ्रू, तो दिस इज डाइमर. A3 मतलब तीन ए बॉन्ड के थ्रू हमारा साथ में, दैट इज ट्राइमर. अगर ए में हमारा N आ गया, N नंबर ऑफ ए हमारा साथ में, दैट इज पॉलीमर. क्लियर, पॉली मतलब बहुत सारा, इस टाइप से. तो डाइमराइजेशन ऑफ फिनॉल मतलब दो कंबाइन होकर के एक हो जा रहा है. क्लियर. एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय 7 केल्विन. और जैसे ही हम लोग फिनॉल को डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट 7 केल्विन से घट जा रहा है. तो फ्रीजिंग पॉइंट 7 केल्विन से घट जा रहा है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, दैट मीन्स डेल्टा TF. डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज बेसिकली 7 केल्विन, मतलब 7 यूनिट ही हम लोग को मानना है. व्हाट इज द परसेंटेज डाइमराइजेशन ऑफ फिनॉल, मतलब हम लोग को फिर से इस केस में क्या चीज़ निकालना है, अल्फा. इस केस में एसोसिएशन हो रहा है, तो परसेंटेज अल्फा मतलब एसोसिएशन वाला परसेंटेज निकालना है. एसोसिएशन, डाइमराइजेशन मतलब एसोसिएशन. ना पहले तो हम लोग फिनॉल की बात करते हैं. तो यहाँ पे तो डाइमराइजेशन हो रहा है, मतलब आपको दिख रहा है कि दो हमारा मॉलिक्यूल साथ में कंबाइन करके एक बनेगा. मतलब इस केस में भी हम लोग को आई को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो आई को बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कि डेल्टा TF, ये होता है क्या चीज़ हमारा, KF इंटू मोलैलिटी, बट इस केस में आई को भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ हमारा कम एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन में हम लोग इंक्लूड करते हैं, पढ़ चुके हैं ना. पहले तो यहाँ पे फिनॉल का हम लोग आई कैलकुलेट कर लेते हैं कि आई कितना होगा. नाउ फिनॉल इज बेसिकली दिस इज बेंजीन, और इस केस में एक OH ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज फिनॉल. बेंजीन का फॉर्मूला होता है हमारा C6H6. इधर से एक हाइड्रोजन हटा करके OH लग गया, मतलब यहाँ पे हो गया C6H5OH. क्लियर, दैट इज C6H5OH. दिस इज बेसिकली फिनॉल. और इसका डाइमर मतलब इसका दो मॉलिक्यूल साथ में कंबाइन होकर के एक बनेगा, तो इसका दो मॉलिक्यूल साथ में कंबाइन होगा और एक बनेगा, मतलब C6H5OH होल ट्वाइस. क्लियर, 2 मोल से 1 मोल बन गया, मतलब डाइमराइजेशन हो गया. 3 मोल से 1 मोल बनता है, मतलब ट्राइमराइजेशन हो गया. क्लियर. व्हाट इज द परसेंटेज डाइमराइजेशन, मतलब हम लोग को अल्फा का परसेंटेज निकालना है. ठीक है, यहाँ पे अल्फा हमारा डिसोसिएशन वाला अल्फा नहीं है, अल्फा हमारा एसोसिएशन वाला अल्फा है. क्लियर. तो पहले तो इसका आई कैलकुलेट कीजिए. टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका A मोल, आई डोंट नो हाउ मच, कुछ भी नहीं होगा. टाइम t इक्वल्स टू t पे A माइनस x मान लीजिए. फिर इसका लिखना है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से बनेगा 1/2. x मोल डिसोसिएट किया तो x से बनेगा x/2, दैट मीन्स x/2. फॉर्मूला याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट हम आपको यही बार बार रिकमेंड करेंगे कि आप फॉर्मूला की हेल्प से नहीं, पहले ऐसे कैलकुलेट करो. बाकी फॉर्मूला तो अच्छी बात है, आपको रिमेंबर है तो आपका टाइम सेव होगा, बट अगर आप कहीं पे भूल भी गए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. नाउ आई विल बी मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज A माइनस x और x/2, तो दैट इज A माइनस x प्लस x/2 डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल, दैट इज A. दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू
ए माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू, दैट इज माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई ए। आई का वैल्यू ये आ गया। एक्स को हम लोग अल्फा के टर्म्स में चेंज कर देते हैं। नाउ अल्फा इज मोल्स एसोसिएटेड ऑफ डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है, कितना मोल एसोसिएट हुआ, एक्स मोल डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल है कितना, दैट इज ए, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू अगेन व्हाट, ए अल्फा पुट कर सकते हैं हम लोग, तो आई विल बी इक्वल टू ए माइनस ए अल्फा डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई ए, दैट मीन्स आई विल बी इक्वल टू ए कॉमन कर देंगे तो 1 माइनस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल आउट, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई टू, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आई का मैग्नीट्यूड आ गया। हम लोग को एक टर्म और क्या निकालना है, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ मोलैलिटी इज इक्वल्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट हमारा जब फिनॉल है इस केस में, तो वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज गिवन 72.5, तो 72.5 डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो फिनॉल का मोलर वेट निकालिए। फॉर्मूला है C6H5OH, दैट इज इट मीन्स 12 6 72, 6 एंड इट इज 16, दैट इज 94, तो डिवाइडेड बाई 94, तो ये तो आ गया मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और कितना है हमारा 1, तो नीचे में हमारा केजी में है ही, तो 1 का 1 ही रह गया, तो मतलब हमारा मोलैलिटी आ कितना गया, तो 72.5 डिवाइडेड बाई 94, तो ये भी टर्म आ गया। KF दिया हुआ है, आई कैलकुलेट कर, आई का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और डेल्टा TF पता है, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे। नाउ डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू मोलैलिटी, डेल्टा TF इज बेसिकली डिप्रेशन, वो 7 दिया हुआ है हम लोग को, आई हम लोग को कितना हो गया 1 माइनस अल्फा बाई टू, तो आई इज बेसिकली 1 माइनस अल्फा बाई टू इंटू KF इज 14 एंड मोलैलिटी इज 72.5 इन सब मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 94, क्लियर। सारा इधर में है, इसको हम लोग इधर में कर देंगे, तो 1 माइनस अल्फा बाई टू इट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 94 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 72.5, कैलकुलेट तो आप खुद से भी कर लोगे अल्फा बाई टू को, इसको इस तरह, दैट मीन्स अल्फा बाई टू विल बी इक्वल टू 1 माइनस 7 इंटू 94 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 72.5, एंड अल्फा बाई टू का वैल्यू आया है, तो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2 टाइम्स 1 माइनस 7 इंटू 94 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 72.5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज अल्फा, मतलब हम लोग को परसेंटेज डाइमराइजेशन या परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रॉब्लम है, तो इन सब प्रॉब्लम्स काफ़ी आसान होता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपको सिर्फ सारा कुछ ध्यान में होना चाहिए कि किस केस में क्या होता है नहीं होता है, तो बस ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, एक क्लास क्वेश्चन करते हैं, देन हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। मैं आपको साथ में ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो तो NCERT को 100% आप क्या करो, स्टडी करो। NCERT नेवर नेगलेक्ट NCERT, क्योंकि 12th में NCERT काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, इवन बोर्ड्स में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी NCERT से लाइन वाइज क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई दूसरा बुक को छोड़ करके, कोई भी साइड बुक ये वो सारा छोड़ करके, मैं आपको ये बोलूँगा कि लाइन बाई लाइन आप NCERT पक्का पढ़ो ही पढ़ो। क्लियर, वो आपके फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि अभी देखिए स्कूल ये सब बंद है, तो ये सब सारा कुछ आपको ही करना है, कोई ज़बरदस्ती कराया नहीं जा सकता इधर से, आपको सिर्फ बताया जा सकता है कि आप ऐसा करो वैसा करो, जो कि आपके फ़ायदे का है। बाकी आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी है। तो इधर में कोई प्रेशर देने वाला नहीं है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, इस टाइप से करो, बाकी मर्ज़ी आपकी है। तो ना मैं आपको देखने आ रहा हूँ कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ना कुछ। क्लासेस में आते हो तो रिकॉर्ड पता चलता है कि कर क्या रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स दूसरा जाता है, बट इधर मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ।
बाकी आपको अगर अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं अच्छा लगता है, आपको इससे भी कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो कीजिए। मेरा खुद का जितना एक्सपीरियंस, जितना ये है, मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कैसे कीजिए वैसे कीजिए। अगर आपको मेरे से ज़्यादा है या लगता है कि सर कुछ गलत बताते हैं, सही बताते हैं, ऐसे है वैसे हम ऐसे करेंगे, तो बेशक आप वो करो। कंक्लूज़न ये होना चाहिए कि आपका फ़ायदा होना चाहिए बस। बाकी मेरे को मतलब ये नहीं है कि आप हम जो बता रहे हैं वैसे किए तभी हुआ, वैसे किए। मेरे लिए सिर्फ इतना है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, बस उसी से मैं खुश हूँ, मेरे को और कुछ चाहिए भी थोड़ी। बाकी आप जैसे करो। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लास्ट करते हैं। mx2 डिसोसिएट्स इनटू m2 प्लस m2 plus and x minus ions in an aqueous solution, and x minus ये दो आयन है, ions in an aqueous solution, in an aqueous solution। क्वेश्चन है with a degree of dissociation alpha of 0.50, with a degree of dissociation, with a degree of dissociation of alpha that is equal to 0.50, the ratio of the observed depression freezing point, the ratio of the observed depression in freezing point to the depression of freezing point, to the depression of freezing point in the absence of ionic dissociation is। क्वेश्चन है mx2 dissociates into m2 plus and x minus ion in an aqueous solution with a degree of dissociation of alpha that is equal to 0.50। हम लोग को कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन। मतलब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी एफ दैट इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड मतलब जो हम लोग ऑब्जर्व किए, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली एक्सपेरिमेंटल, डिवाइडेड बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन। तो आपको अगर याद होगा तो हम लोग जब सल्यूट को शुरुआत में हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारा मोलर मास गलत क्यों आ जाता है या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गलत क्यों आ जाता है, तो उस केस में हम लोग आई पढ़े थे, आई वांट ऑफ फैक्टर उसको करेक्ट करने के लिए, और आई बेसिकली होता ही है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय या अपॉन में हमारा थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कभी भी हम लोग सल्यूट को पहले मतलब वांट ऑफ फैक्टर से पहले कभी भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में उसको कंसीडर नहीं करते थे, जितना डालते थे उतना ही कंसीडर करते थे। आयंस में टूट रहा है नहीं टूट रहा है इसको हम लोग चेक नहीं करते थे, मतलब आयनिक डिसोसिएशन को हम लोग कंसीडर नहीं करते थे। तो मतलब शुरुआत वाला तो डेल्टा टी एफ जो शुरुआत में लोग पढ़ते थे दैट इज बेसिकली थियोरेटिकल। देखिए तो डेल्टा टी एफ इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल। अरे यही तो वांट ऑफ फैक्टर होता है ना, यही तो मेरा वांट ऑफ फैक्टर होता है। क्लियर? तो हम लोग को यही वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकाल देना है, क्वेश्चन में ये कर रहा है। तो इतना लंबा सा स्टेटमेंट रेशियो ऑफ दिस टू दैट कहने का मतलब ये है कि आप क्या कैलकुलेट कीजिए, वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका
mx2 डिसोसिएट्स इनटू m2 प्लस एंड x माइनस आयन। बैलेंस कर लीजिए, एक m दो यहाँ पे ये है तो 2x माइनस आयन। नाउ टाइम t इक्वल्स टू 0, फॉर्मूला याद है तब तो वेरी गुड। a मोल कुछ भी नहीं, टाइम t इक्वल्स टू t दैट मीन्स a माइनस एक्स, 1 मोल से 1 मोल तो x से x, 1 मोल से 2 मोल तो x से 2x। i विल बी इक्वल टू a माइनस एक्स प्लस 2x, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल तो a प्लस 2x डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल दैट इज a। हम लोग x को फिर से अल्फा के टर्म्स में चेक कर सकते हैं, अल्फा इज मोस्ट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल, x इज इक्वल टू a अल्फा। कितनों बार 2500 बार हम लोग इसको यूज़ किए, तो a प्लस 2a अल्फा डिवाइडेड बाई a कॉमन ले लेंगे, दैट मीन्स i विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल हो गया तो i विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। क्लियर? i का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 1 प्लस 2 इंटू अल्फा का वैल्यू 0.5 दैट इज 0.5, 0.25 इंटू 2 दैट इज़ 1, तो i विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 इज आंसर। तो इस टाइप से हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम किए हैं और ये प्रॉब्लम सारा का सारा आपका किस चीज़ पे है, तो सारा का सारा प्रॉब्लम आपका हो गया। इधर में हमारा जो भी हम लोग अभी क्या बोल रहे थे कि क्वांटम फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास, ये सब पढ़े थे उसके टर्म्स में, तो हम लोग ये सब पढ़े। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आता है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कोई बड़ा क्वेश्चन, कोई मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हमारा डायरेक्टली आंसर करने वाला आता है सिर्फ देख करके वैल्यू, तो उन सब क्वेश्चंस को भी एक आध ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग, देन हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। जैसे कुछ ऐसे ही थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये सब क्वेश्चन आपको देख देख करके नीट वीट के पेपर में ऐसे डायरेक्टली पूछ देता है कि आपका डिफरेंट सोल्यूशन है, डिफरेंट आपका सोल्यूशन है, जिसमें से एक सोल्यूशन है आपका जिस 0.1 मोलर ऑफ KCl, एक है 0.1 मोलर ऑफ MgCl2, एक है 0.1 मोलर ऑफ AlCl3। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछ दिया, ये क्वेश्चन हमारा है कि आपके पास 3 डिफरेंट सोल्यूशन है और आपसे पूछ दिया कि इन तीनों सोल्यूशन में बताइए कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कौन से सोल्यूशन का होगा, मतलब या फिर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ दिया कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को बताना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनी ऑर्डर में। तो ये सब आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आपको दिख रहा है कि तीनों का तीनों इलेक्ट्रोलाइट है, तीनों का कंसंट्रेशन हमारा सेम है, तीनों का तीनों इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, मतलब इस केस में हमारा आई इंट्रोड्यूस होगा। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज बेसिकली डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी, KB इंटू मोलैलिटी सिंस इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आई को भी कंसिडर करेंगे ना। वो डेल्टा TB क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ा। तो हम लोग पढ़े थे कि सॉल्वेंट में जब हम लोग सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन जो बन जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। क्लियर? तो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना से बढ़ेगा। तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB एज वेल एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी आपको दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन इक्वली दिया हुआ है आपका, तो मोलैलिटी तो सारे केस में कांस्टेंट। ठीक है, मोलैलिटी से मोलैलिटी निकालेंगे तो 0.1 के लिए भी उतना ही, 0.1 भी उतना ही, मतलब लगभग हमारा अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आ जाएगा, क्योंकि सेम सॉल्वेंट वाटर में हम लोग मतलब उतना ज़्यादा तो चेंज नहीं करेगा ना। या फिर कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मोलर लिंक कर दो, ऐसे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को उतना चेक नहीं करते, क्योंकि लगभग उसके इक्वल नहीं आएगा, थोड़ा तो ऑब्वियसली चेंज करेगा, मोलैलिटी को मोलैलिटी में चेंज करेंगे डिफरेंट के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारा तीनों सेम।
ये कांस्टेंट हो गया, सारे केस में वाटर में डिसॉल्व है। तो के भी हम आपको बताए थे नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट सारे केस में वाटर, तो ये भी सेम या फिर ये भी कांस्टेंट। तो डेल्टा टी बी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दिस इज बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा सोल्यूशन का बढ़ जाएगा, यही ना मतलब। जिस केस में आई ज़्यादा उस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। नाउ इस केस में 0.1 मोलर AlCl3 it will basically break into Al3 plus 3Cl minus। आई को कैलकुलेट करेंगे इस केस में, तो 100% डिसोसिएशन के केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आई? दैट इज बेसिकली मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो 1 और 3 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 1, मतलब आई का वैल्यू आ गया 4। MgCl2 दैट मीन्स Mg2 प्लस। ब्रेक करना आपको सिखा चुके हैं हम, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप बार बार देखो कि सर कैसे ब्रेक कर रहे हैं, पीछे जा करके। जब पीछे का चीज़ नहीं आता है तो उसको आप 10 बार पढ़िए, आगे प्रोसीड तब तक नहीं कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे सर बना दिया, हमको नहीं आया फिर भी हम आगे प्रोसीड कर गए, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक बार को हम 1000 बार रिपीट नहीं कर सकते, 10 बार 15 बार मैक्सिमम रिपीट कर चुके हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको जैसे कन्वर्ट कैसे करें, ब्रेक कैसे करें वो नहीं समझ आ रहा, तो बारी से जा करके आप पीछे का लेक्चर देखो आप, क्योंकि सारा कुछ बार बार पढ़ाया गया। तो MgCl2 विल ब्रेक इनटू Mg2 प्लस 2Cl माइनस। इसका हम लोग आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग 100% डिसोसिएशन केस में आपको बताए थे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो 1 और 2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 3। और हमारा क्या चीज़ है KCl। तो KCl विल बेसिकली ब्रेक इनटू K प्लस एंड Cl माइनस। इस केस में हम लोग आई कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, तो दैट इज 1 2। तो आई का वैल्यू जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन उतना ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जितना ज़्यादा मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो AlCl3 का आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो डेल्टा TB का वैल्यू सबसे ज़्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा AlCl3 का बढ़ेगा, तो AlCl3 का मैक्सिमम। देन उसके बाद इसका थर्ड वाले का MgCl2, देन MgCl2 का आ जाएगा, देन किसका आ जाएगा कैसे, सिंपल। आई बात समझ में? तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? या फिर उल्टा पूछ देता है कि बताइए किस केस में ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा हमारा होता है क्या चीज़ है, डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा किसका सबसे कम किसका। तो ध्यान रखना है कि वो होता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। फिर आई इंट्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा TF जो होता है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग पढ़े भी थे कि जब कभी भी हमारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है उस केस में लोग डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा घटता है। तो आई का वैल्यू जितना ज़्यादा डेल्टा TF का वैल्यू उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा डेल्टा TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उतना डिप्रेस करेगा उतना घट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को फिर से कंक्लूजन निकल गया डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई का वैल्यू जितना ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा घट जाएगा। क्लियर? आई का वैल्यू मैक्सिमम किस में, AlCl3 में। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा घटेगा किस में, AlCl3 सबसे ज़्यादा घटेगा AlCl3 में। तो मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी सबसे ज़्यादा घटेगा, तो मिनिमम हो गया AlCl3 में। तो AlCl3 में मिनिमम, देन MgCl2 में, देन KCl में, क्योंकि इसके आई का वैल्यू मिनिमम। तो आई का वैल्यू मिनिमम, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मिनिमम। तो सबसे हल्का सा ही घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा ही ना होगा। जैसे इस केस में 2 है तो मान लीजिए कि हमारा 2 से घट गया डेल्टा T आई के बराबर में, तो 0 से 2 से घट जाएगा तो इट विल बी -2। वह 3 से घटेगा तो इट विल -3, और वो 4 से घटेगा तो -4। तो ये सबसे छोटा हो गया। क्लियर? तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो फर्स्ट आई विल रिकमेंड कि अगेन आप उस लेक्चर को, उस थियोरी को पढ़ो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप बेशक मेरे से पूछो। अगर नहीं पूछते हो आप तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारा प्रोसीजर अभी क्लास चलने का है कि आप हमारे सामने मतलब फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो, आप हमारे से दूर में उधर में प्रेजेंट हो, तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मेरा जो भी कंक्लूज़न मैं डेराइव कर पाता है, गेन कर पाता आप लोग के चेहरे को देख के, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये 100% आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या चीज़ कहाँ पे से नहीं समझ में आ रहा है। मुझे जैसा ऐसा लग रहा है उस हिसाब से समझ में मैं बता ही दे रहा हूँ। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेशक उसको पूछिए, नहीं पूछ रहे हैं तो ये आपकी कमी है। क्योंकि इस सिचुएशन में कि जब आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है तो ऑफलाइन क्लासेस
हमेशा बेटर होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट का। तो आपका चेहरा देख के ही बहुत कुछ हम समझ सकते हैं, आप कुछ भी उधर डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑनलाइन में मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको जहाँ भी कन्फ्यूज़न है उसको ज़रूर से ज़रूर पूछें, आप हर हाल में क्लियर करें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपकी है। तो मेहनत ऑब्वियसली इस केस में आपको डबल करना पड़ रहा है, बाकी हमारा तो जितना है सो है ही। हाँ, बेशक काम मेरा है बताना, तो आप सिंसियरली इसको पूछिए। क्लियर? चलिए, तो ये सब सारा बात था हमारा टोटल एबनॉर्मल मोलर मास, ये सब वो सब सारा कुछ करके हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हमारा एक ही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज बेसिकली आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उसी के केस में आपको नॉन आइडियल में 2 केस पढ़ाएंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक निगेटिव डेविएशन, कैसे पहचानेंगे कौन पॉजिटिव डेविएटेड है कौन निगेटिव डेविएटेड है। और उसके बाद लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है एजियोट्रॉप्स, डेफिनेशन उसका, 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। और मतलब न्यूमेरिकली पार्ट हमारा टोटल कवर हो चुका है, इसमें कोई भी हमारा टॉपिक पेंडिंग नहीं है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हुआ है, तो आप बेशक मेरे से शेयर करो, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए, थैंक यू।